हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस अकाउंट वर्ड में। मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस में बॉटनी का सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो जो टॉपिक्स मैंने दिए थे क्या क्या पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, वो लेकर आज मैं आई हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक है विसरण। विसरण की परिभाषा देखते हैं, जिसमें है ठोस, द्रव तथा गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता की ओर से कम सांद्रता की ओर गमन करने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। तो हम इस परिभाषा को इसके माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या कहता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। अधिक सांद्रता की ओर में हमने लिखा है अगरबत्ती की खुशबू, और कम सांद्रता में कमरा। तो जब अगरबत्ती को हम जलाते हैं किसी कमरे में, तो इसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। यह विसरण का उदाहरण है। जैसा कि परिभाषा में दिया गया है, ठोस, द्रव तथा गैस के अणुओं का मतलब, ये देखिए, ये डायग्राम में है। ठोस के अणु जो आपस में गैप इनके बीच में नहीं है, अर्थात अणु बहुत पास पास में है। द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर है, और गैस के अणु अत्यधिक दूर दूर हैं। मतलब गैसों में विसरण की दर ज़्यादा होगी, फिर उससे कम द्रव में होगी, फिर द्रव से भी कम ठोस में विसरण की दर होती है। हम अगर चाहें तो ये टॉपिक्स भी आप विसरण की परिभाषा के बाद लिख सकते हैं। विसरण के कुछ एग्जाम्पल्स निम्नलिखित, जैसा कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसमें है पहला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 का मुक्त होना। जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो संपूर्ण वातावरण में O2 मुक्त करते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं, तो वह विसरण का उदाहरण हो गया। दूसरा है अगरबत्ती की खुशबू का कमरे में फैलना। तो जैसे अगर हम किसी कमरे में खुशबू वाली अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में हो जाती है। तीसरा है कि MnO4 का जल में घुलना। यह एक लाल दवा होती है, पिंक कलर की होती है। इसका प्रयोग सभी ने किया होगा केमिस्ट्री में। तो जब उसको हम जल के साथ घोलते हैं तो वह पिंक कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। फिर है शक्कर का पानी में घुलना। यह ठोस का उदाहरण है। जब हम शक्कर को जल में घोलते हैं तो उसके अणु जल में पूरी तरह विलय हो जाते हैं। यह भी एक विसरण का ही उदाहरण हो सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विसरण दाब। विसरण दाब है, जैसा कि परिभाषा दी गई है, विसरण करने वाले अणु या आयंस के द्वारा उत्पन्न दाब विसरण दाब कहलाता है। विसरण दाब को इस डायग्राम के आधार पर हम समझाएंगे। जैसा कि परिभाषा में लिखा है, विसरण करने वाले अणु। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो अणु हैं, आयंस हैं, ये जो दाब डालेंगे, ये कोई झिल्ली है या पारगम्य झिल्ली हो सकती है, अर्धपारगम्य या फिर अपारगम्य भी हो सकती है। तो ये अणु या कण जब इस झिल्ली की ओर से इस साइड प्रवेश करेंगे, कम सांद्रता की ओर प्रवेश करेंगे, तो इन अणुओं के द्वारा ये जो झिल्ली है, इसके ऊपर जो दाब डाला जाएगा वह विसरण दाब कहलाएगा। अब जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पास विसरण दाब कणों की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात किसी तंत्र में प्रसरण करने वाले कणों की सांद्रता अधिक होती है तो उसका विसरण दाब भी अधिक होगा, तथा सांद्रता कम होने पर दाब भी कम होगा। यहाँ पास प्रसरण लिखा है। प्रसरण का मतलब होता है कणों का एक ओर से दूसरी ओर जाना या कणों की गति। तो विसरण दाब कणों की संख्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पास दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए, किसी तंत्र में प्रसरण करने वाले कणों की सांद्रता अधिक होती है तो उसका विसरण दाब भी अधिक होता है। समानुपाती का मतलब होता है एक बराबर। अगर दाब अधिक होगा, विसरण दाब अधिक होगा, तो उसकी सांद्रता भी अधिक होगी। और अगर विसरण दाब कम होगा, तो अगर सांद्रता कम होती है तो विसरण दाब कम होता है। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में हो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विसरण दर को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब जो कारक हैं जो विसरण दर मतलब गति,
विसरण एक प्रक्रिया है, क्रिया है जिसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो विसरण दर में मतलब विसरण की क्रिया में जो समय लगता है उसको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब समय को अधिक करना, समय के अधिक लगने में या समय के कम लगने में जो कारण उत्तरदायी होते हैं, जो कारक उत्तरदायी होते हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है तापमान। तापमान बढ़ने पर विसरण करने वाले कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे तापमान बढ़ने पर विसरण दर में भी वृद्धि होती है। मतलब अगर तापमान बढ़ता है तो विसरण की दर जो होती है वह अधिक होती है। नेक्स्ट है विसरण करने वाले पदार्थ का घनत्व। मतलब विसरण की दर विसरण करने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जहाँ पास ये डायग्राम है, D इज प्रोपोर्शनल टू 1/√D। अब ये है D इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T, जहाँ D क्या है, विसरण है। अब हमें विसरण की दर ज्ञात करनी है तो कैपिटल D से हम विसरण ज्ञात करेंगे, और ये जो स्मॉल d है वह घनत्व को सूचित करता है। मतलब अर्थात अगर विसरण करने वाले कणों का घनत्व अधिक होता है तो उसकी दर कम होगी। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट। अगर उसकी दर अधिक होगी, विसरण करने वाले कणों का घनत्व अधिक होगा तो उसकी दर कम होगी, और अगर घनत्व कम होगा तो उसकी दर अधिक होगी। नेक्स्ट है माध्यम जिसमें विसरण हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर जिस चीज़ में विसरण हो रहा है उस पर अधिक सांद्र माध्यम में विसरण की गति कम होगी। मतलब अधिक सांद्र है अर्थात कण अधिक होंगे विसरण करने वाले। तो अगर कण अधिक होंगे तो विसरण की गति ऑलरेडी धीमी होगी, कम होगी। नेक्स्ट है प्रसरण दाब ग्रेडियंट। यह किसी विशिष्ट दूरी का सांद्रण अंतर होता है, अतः इसके अधिक होने पर विसरण अधिक गति से होता है। फिर नेक्स्ट है पारगम्यता। पारगम्यता किसी पदार्थ का जीवित कोशिका में प्रवेश करना अथवा कोशिका से बाहर आना कोशिका कला, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता कहलाती है। कोशिका कला मतलब कोशिका झिल्ली। पारगम्यता मतलब पदार्थ का एक ओर से दूसरी ओर जाना, किसी झिल्ली के द्वारा या किसी झिल्ली के माध्यम से पदार्थ का एक साइड से दूसरी ओर जाना। यह पारगम्यता निम्नलिखित 3 प्रकार की झिल्लियों के द्वारा हो सकती है, पॉसिबल है। तो पहला क्या है, पारगम्य कला। पारगम्य मतलब विलायक और विलेय दोनों के कण एक के साथ एक दूसरे ओर जा सकते हैं, मतलब एक साइड से दूसरी ओर जा सकते हैं। दूसरा है अर्ध पारगम्य कला। मतलब इसमें विलायक के अणु प्रवेश करते हैं किंतु विलेय के प्रवेश नहीं कर सकते इस झिल्ली के द्वारा। जैसे अंडे की झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अपारगम्य, इस प्रकार की झिल्लियों में ना तो विलायक के अणु प्रवेश कर पाते ना ही विलेय के अणु प्रवेश कर पाते। मैं झिल्ली को एक आइए हम पहले पारगम्य झिल्ली को एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, जिसमें क्या है, विलेय के अणु कुछ हैं, कुछ विलायक के अणु हैं। तो वो पारगम्य झिल्ली है, मतलब विलायक के अणु भी जाएंगे और विलेय के अणु भी दूसरी ओर जाएंगे। ये विलायक के अणु हो गए, ये ब्लू वाला विलेय के अणु हो गया। तो और दूसरा क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें क्या होता है, विलेय के कण और विलायक के कण दोनों होते हैं। तो इसमें जब प्रवेश करते हैं झिल्ली के माध्यम से तो सिर्फ विलायक के कण दूसरी ओर प्रवेश कर पाते हैं। और ये क्या हो गया, अपारगम्य झिल्ली। इसमें ना तो विलायक के कण प्रवेश कर पाते हैं और ना ही विलेय के कण।